नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रियल कंपटीशन क्लासेस यानी सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर। रियल कंपटीशन क्लासेस हमारी एक ऑफलाइन कोचिंग है और सुरजीत ठाटी ऑफिशियल हमारा ये चैनल है जिससे ये प्रस्तुति दी जा रही है। आज का हमारा विषय रहेगा उत्तर प्रदेश की जलवायु। और इससे पहले हम 2 क्लास करा चुके हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से, उत्तर प्रदेश जीके के नाम से, उसमें आपको बारी बारी से क्लासें आप वॉच कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, मेरा वादा सबसे ज़्यादा दूंगा भी, क्योंकि वादे का पक्का हूँ। और वादा आपको दिखेगा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा हैं, चाहे यूपी SSS की सारी परीक्षाएँ हों और चाहे उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी रिलेटेड परीक्षाएँ होती हैं, उनमें सब में ये आपके कारगर रामबाण साबित होगी। आज के उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करेंगे तो एक मोटा एक पूरे चैप्टर का हम एक व्यू ले लेते हैं। इस पूरे सब्जेक्ट में क्या है, जो ये उत्तर प्रदेश है जिसमें मैं 18 क्लास बनाऊंगा, 18 में हमारी तीसरी चल रही है जो कि उत्तर प्रदेश की जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जलवायु में भी हम एक मोटा एक व्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का कि जलवायु और मौसम में अंतर क्या है। जलवायु वो एक कड़ी है जो 35 से 40 वर्षों के अंतराल में बदलती है, और जो मौसम है वो हर तीसरे चौथे महीने पर बदलता है। और जो मैं मौसम की बात करूं, जिसे हम ऋतु बोलते हैं, ऋतुएं साल में 3 बार आती हैं, लेकिन अगर जो उनके उप ऋतुएं करें तो हम 6 कर देंगे उसमें। लेकिन मैं जलवायु की बात करता हूँ तो 35 से 40 साल में करीब इनका बदलाव होता है। अब इसके के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की जलवायु है, कहाँ पर किस प्रकार की वर्षा होती है, कहाँ पर कितनी होती है, कितनी कम ज़्यादा, कौन से बाढ़ग्रस्त हैं ज़िले और कौन से सूखे ज़िले हैं, कौन मध्यम वर्षा वाले हैं, कहाँ पर कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसकी हम आज बात करेंगे। तो जब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश जलवायु की, तो जलवायु एक ऐसी लंबी अवधि का कार्यकाल है जो 35 से 40 साल के वर्ष में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने कभी न्यूज़ पेपरों में सुना है कि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े आज से 45 साल पहले। जैसे अभी लिखा था 1985 की वर्ष जो गर्मियाँ पड़ी थी वो इस साल पड़ रही हैं। तो ये जो रिकॉर्ड तोड़ने की बात होती है ना, तो वो जो रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं वो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन होता है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन तभी होता है कोई यहाँ पर कोई ऐसी कैजुअलिटी की जाए, मतलब ऐसी छेड़छाड़ प्रकृति से। तो जैसे अभी कार्बन बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है, तो ये भी जलवायु बढ़ने का स्तर है, जलवायु बदलने का कारण है। क्योंकि हम बोलते हैं कि हिमालय या पिघल रहा है, या जो हिम है, पहाड़ हैं, वो पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है CO2 के बढ़ने से। ये सब जलवायु परिवर्तन है, इसे ही हम जलवायु कहते हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की अगर जो जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु और उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु है और मानसूनी दोनों प्रकार की हमारे उत्तर प्रदेश में जलवायु मिलती हैं। जब मैं यहीं पे बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्यों है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के नज़दीक पड़ता है। उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के नज़दीक पड़ता है। इससे पहले मैं थोड़ा कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में एक व्यू दे देता हूँ। ये मेरी पृथ्वी है, इसे मैंने गोल बना दिया, लेकिन वैसे एक्चुअल रूप इसका गोल नहीं है, हमने माना है। इसे मैंने बीच से आधा किया, मतलब ज्योग्राफी वालों ने यानी भूवेत्ताओं ने इसे आधा किया। आधा करने के बाद इसे ऊपर वाला नॉर्थ बनाया, नीचे साउथ बनाया, यानी नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध। नॉर्थ गोलार्ध यानी गोलार्ध तब कहेंगे ये गोला हो गया आधा, गोला हो गया आधा, इसलिए उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। 2 गोलार्ध हो गए, जिसमें हम एक उत्तरी गोलार्ध दूसरा दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली जो रेखा थी उसे हमने नाम दे दिया 0 डिग्री। अब इसके बाद एक रेखा हम ऊपर खींचेंगे, काल्पनिक रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहेंगे, जिसका नाम हम कर्क रख देंगे। वैसे छपा हुआ है, लेकिन समझाने के लिए इसको हम 23.5 डिग्री रखेंगे। और 23.5 डिग्री इसलिए रखेंगे, अब सवाल उठ रहा है 23.5 ही क्यों ना आपका 23.5 इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारी जो पृथ्वी का जो साइज है ना, मतलब जो झुकाव हुआ है वो 23.5 डिग्री है। इसलिए हमने 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे रखा है। ये तीनों ही रेखाएं सूर्य से संबंधित हैं, क्योंकि इसका नाम रखिए हमने दक्षिण गोलार्ध में उसका मकर रेखा और जो ऊपर वाली का कर्क रेखा।
लेकिन जो रेखाएं हमने ये ऐसी ऐसी खींची हैं इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। जो सीधी सीधी रेखाएं खींची जाएँ यहाँ पर 66.5 ऊपर जाके ऐसे रेखाएं जो खींची जाती हैं वो सारी की सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो 23.5 डिग्री अगर जो अक्षांश पूछी जाए तो उसे हम कर्क रेखा कहेंगे। वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी साउथ में पूछी जाए तो वो हम मकर रेखा कहेंगे। बीच वाली को हम भूमध्य रेखा कहेंगे क्योंकि भूमि के ये मध्य में है। भूमध्य रेखा या विषुमत रेखा इसे कहेंगे क्योंकि ये भूमि के मध्य में है। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर पड़ता है अपना भारत, यहाँ पर पड़ता है अपना भारत। तो भारत के बीचों बीच से गुजर के जाती है हमारी कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य क्रमशः हैं, गुजरात है, यहाँ पर फिर राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा है, मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से गुजर के जाती है। अब सवाल आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में इस बात का कि कर्क रेखा पढ़ा रहे हैं सर, कर्क रेखा जबकि उत्तर प्रदेश से गुजरी नहीं। लेकिन कर्क रेखा का संबंध उत्तर प्रदेश से जरूर है क्योंकि सूर्यदेव यहाँ से चलते हैं मकर रेखा से और चलते चलते भूमध्य रेखा से होते हुए और कर्क रेखा पर आते हैं। जब कर्क रेखा पर ये आ जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पर मेहमान आए और यहाँ पर प्रकाश न करें, तो इसका प्रकाश यहाँ पर तुम्हें झेलने को मिलता है। टेम्परेचर जो मैं बिंदु लगा रहा हूँ इतनी एरिया तक यहाँ पर टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा आर से पार। इसके बाद यहाँ पर ऊपर टेम्परेचर कम होता जाएगा। उत्तर प्रदेश में दोनों प्रकार के टेम्परेचर हैं। जब हम उत्तर की बात करें तो यहाँ ठंडा है और नीचे गर्म है और बीच में मध्य में, बीच वाले जो उत्तर प्रदेश का जो सेंट्रल है उसमें मध्य है। जब नीचे की बात करूँ तो यहाँ टेम्परेचर किसकी वजह से बढ़ा? कर्क रेखा की वजह से, क्योंकि सूर्यदेव कहाँ तक गुजरे? सिर्फ कर्क रेखा तक इनको निमंत्रण मिला। अब निमंत्रण इनका रहता है 21 जून को, सूर्यदेव का निमंत्रण रहता है 21 जून को। ये 21 जून को निमंत्रण खाने आते हैं, उसके बाद ये वापस चलने लगते हैं। नीचे निमंत्रण इनको मिलता है 22 दिसंबर, मैं इनके बारे में बता दूंगा। 22 दिसंबर इनको निमंत्रण नीचे वाला मकर रेखा पर है 22 दिसंबर को। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है 21 जून कर्क रेखा पर सूर्य का सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन अगर जो कंसीडर किया जाए तो 21 जून को कहते हैं। वहीं दक्षिण गोलार्ध की बात करें सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर को कहते हैं। मतलब यूँ है कि सूर्य सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 21 जून को ही देंगे। 21 जून तक तो देते आएंगे, 21 जून को देंगे, उसके बाद थोड़ा कम करते जाएंगे अपना टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ तक आते हैं तब टेम्परेचर बढ़ाते हैं और जाते हैं तब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और 21 जून को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं क्योंकि वो निमंत्रण में आए हैं। निमंत्रण में जो आए हैं तो 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश या फिर हमारे भारत में जो मानसून आते हैं तो 1 जून से आना शुरू हो जाते हैं। अब उसका लॉजिक ये है 1 जून का, क्योंकि अभी थोड़ा मैं यहाँ पर भारत बना लेता हूँ। ये भारत बना लिया, ये लंका है, यहाँ से ये एक मैं लाइन खींचता हूँ, एक लाइन यहाँ कर्क रेखा पर खींचता हूँ। मेरा मतलब यह है यहाँ पर 21 जून था, 21 जून को मैंने बताया सबसे बड़ा दिन, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहेगा और बड़ा दिन भी रहेगा। यहाँ से जब सूर्य चल रहे होंगे यहाँ पर आए होंगे तो यहाँ से यहाँ तक कुछ तो लाइनें और भी होगी, छोटी मोटी अक्षांश और भी होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आने पर इनको जो दिन लगे तो मतलब 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक यहाँ से यहाँ तक बढ़े। कुल मिला के जब सूर्य 1 तारीख को यहाँ पर होंगे तो इस अरब सागर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बन रहा होगा, यहाँ बंगाली खाड़ी में भी बन रहा होगा क्योंकि सूर्य तो हर जगह प्रकाश देते हैं। तो यहाँ से जो मानसून उठ रहे होंगे वो सीधी हवा कहाँ पर चल रही होगी? सीधी यहाँ केरल तट पर टकरा रही होगी, वहाँ साद्री से होकर टकराकर ये सब की सब कहाँ पर जा रही होगी? उत्तरी वो दक्षिण पश्चिमी मानसून सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के लिए आ रहे होंगे। इसीलिए 1 जून तो मानसून हमारे भारत में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन बारिश 1 जून से नहीं होती। 10 जून, 15 जून, 20 जून, 21 जून के बाद होती रहती है। जून वाले महीने बारिश जुड़ जाती है और सितंबर तक, अगस्त और सितंबर लास्ट तक बारिश रहती है। जो जलवायु की बात की है, मैं एक दिन इसकी बारिश की भी टॉपिक बना हुआ। उत्तर प्रदेश का आज मैं समझा देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2-3 प्रकार से बारिश होती है। एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से, एक पूर्वी मानसून से और एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 प्रकार से बारिश होती हैं। इन बारिश की जो बात हुई है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा स्लाइड साफ कर दूँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कर्क और मकर, और इनके बारे में थोड़ा दोहरा दूंगा मैं अभी। मैं बात करता हूँ 3 प्रकार से। 3 प्रकार से कैसे आया मानसून? तो नीचे से 1 जून को जैसे टेम्परेचर बढ़ा अरब सागर में तो यहाँ से मानसून उठे और सीधे सीधे दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे निकल कर विंध्याचल पार करते हुए ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कम हो जाती है वर्षा और जो ये धारा इधर को निकल जाती है।
यहाँ अरावली का भी सीन है। अरावली क्या करती है, अरावली अगर ऐसी की बजाय ऐसी होती है अरावली, तो यहाँ राजस्थान में बारिश अच्छी होती है, क्योंकि बारिश में पहाड़ों का और पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वो बारिशों को गिराने के में ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि यहाँ मेघालय में कीपकार जो पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए वहाँ पर जब इधर से भी जब बादल जाते हैं वो भी गिरा लेती हैं, और इधर से उठते हैं वो भी गिरा लेती हैं। बहरहाल मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारत के जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी है उसमें मैंने इसकी चर्चा की है। जब ये बादल गए तो यहाँ से वर्षा करते करते यहाँ तक कम हो जाता है। अब यहीं ये एक धारा तो ये थी, एक धारा नीचे से निकलकर बंगाली खाड़ी से टकराती है। बंगाली खाड़ी से उठने वाले जो मानसून होते हैं यहाँ पर टकरा घूमकर पश्चिम बंगाल से होते हुए, बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पड़ता है गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ध्यान रखना। गोरखपुर से होते हुए अब जब ये पश्चिम को बढ़ रहे होते हैं तो ये वर्षा कम होती आती है और फिर यहाँ पर इस एरिया में आके वर्षा बहुत कम हो जाती है। दो प्रकार हो गए। तीसरा होता है भूमध्य सागर से उठने वाले जो मानसून है वो चलते आते हैं दिल्ली को पार करते हुए उत्तर प्रदेश के पानीपत, सोनीपत, ये जो नोएडा जो ये वाला एरिया है, अलीगढ़, खुर्जा तक यहाँ पर बारिश झमाझम कर देते हैं अक्टूबर वाले महीने में। तो तीन प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में बारिश होती है, दक्षिण पश्चिमी, पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो अब हम बात करेंगे कर्क और मकर पर लौटते हैं। कर्क और मकर की जब मैं बात करूँ, देखो रिफ्रेश होकर पढ़िए, अपना खाली होकर बैठिए, क्योंकि टॉपिक लंबा होने वाला है और डिटेल से होने वाला है। तो कुरमुरे चुरमुरे अपनी लाइब्रेरी में लेके बैठे हैं और घर वाले अपने जो बैठे हैं वो भी अपनी शांति से बैठे हैं, हल्ला ऊधम ये ना करें। ये सुनिए, अब ये कर्क मकर के बीच में भूमध्य, सूर्य यहाँ से चलते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ तक फुल टेम्परेचर होता है, और फिर जब ये जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इन्होंने बढ़ाया तो भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा पर जो देश पड़ने वाले हैं वो उन देशों में लोग मिलेंगे तो कालू टाइप के मिलेंगे। कालू से आप समझ रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा व्यू करा देता हूँ किस प्रकार के लोग मिलेंगे। तो मैं यहाँ सर्च करूँगा, तो मैं यहाँ कहाँ है भाई, अफ्रीकन, यहाँ पर 0 डिग्री चांस, अरे मैन कर दो, वुमेन। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, अरे इंटरनेट नहीं है, सॉरी इंटरनेट कनेक्ट नहीं, चलो बहरहाल आपको देखने को मिल जाएंगे ये लोग। तो मैं बात करूँगा, अब टॉपिक पर आओ। तो यहाँ तक बात हुई, तो सबसे ज़्यादा काले लोग मिलते हैं भूमध्य रेखा पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहीं रहता है, आते जाते सूर्य वहाँ पर निमंत्रण खाते आते रहते हैं। अब जो आपको पूछा जाए सबसे बड़ा दिन दक्षिण गोलार्ध का, तो दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा यहाँ पर 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर होगा, तब टेम्परेचर कर्क रेखा पर नहीं होगा। तब दिसंबर के महीने हम बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में दिसंबर और जनवरी वाले महीने में सर्दी सबसे ज़्यादा होती है। जब यहाँ पर 21 जून को टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर 22 दिसंबर को क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होगा। तो ये लॉजिक होता है, जब ऋतुएं बदलती हैं तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जब हमारा सूर्य यानी सन जो 22 दिसंबर को जब यहाँ पर प्लान करते हैं निमंत्रण में जाते हैं, तो 21 जून वाली जो एरिया है यहाँ पर, तो ये खाली हो जाती है। मतलब क्या है कि कर्क रेखा दिसंबर में ठंडी हो जाती है। अब शीतकालीन में पूछा जाए, और जो शीत सबसे ज़्यादा दक्षिण ध्रुव पर कब पड़ते हैं, तो वहाँ पर होंगे तुम्हारे जून वाले महीने में, क्योंकि जून वाले महीने में सूर्य हमारे यहाँ होते हैं और वहाँ पर ठंडा इलाका होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो शीत पूछा जाए सर्दियाँ कब पड़ती हैं, तो वो जून वाले महीने पड़ती हैं, जबकि हमारे यहाँ सर्दियाँ दिसंबर जनवरी वाले महीने में पड़ती हैं। चलो इतना हुआ क्लियर आपका, आगे बढ़े। तो आगे जब प्रदेश में सामान्यतः 3 ऋतुएं बताई गई हैं, 3 ऋतुएं आप भली बात जानते हैं, बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहली ऋतु है इसमें से तुम्हारी वर्षा ऋतु, फिर वो शीत ऋतु, फिर ये पतझड़ वाली जो वर्षा है वो ऋतु, और फिर गर्म ऋतु। 3 ऋतुएं हैं, और ऋतुओं को बदलने को कहा जाता है। ये ऋतुएं बदलती किस प्रकार हैं? पृथ्वी सूर्य के चक्कर मारती है, पृथ्वी सूर्य के
चक्कर करती है तो ऋतुएं बदलती हैं, और पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, यानी कि अपनी दूरी पर अपने वहीं की वहीं घूमती है तो दिन रात होते हैं। जबकि सूर्य के चारों तरफ घूमती है पृथ्वी तो फिर वो क्या कर देती है, ऋतुएं बदल देती है। ऋतुएं इसलिए बदल देती है क्योंकि पृथ्वी घूमते घूमते कभी नीचे की साइड कभी ऊपर की साइड, मतलब समझ रहे हैं ना, कर्क रेखा और मकर रेखा, ऊपर नीचे आना जाना, मतलब सूर्य नहीं जाते, हम ऊपर नीचे जाते हैं, पृथ्वी ऊपर नीचे आती जाती है। इसीलिए जब ऊपर पहुंच जाती है, इससे घटनाओं को हम अपसौर उपसौर बोलते हैं। ये घटना हम सौर मंडल में और जब पृथ्वी पढ़ाएंगे तब बताएंगे अपसौर उपसौर क्या होता है। अभी तो बस इतना समझ लो कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो ये अपना ठंडे गर्मी लाएगी, जरूर वर्षा भी लाएगी, गर्मी आएगी तो वर्षा आएगी, क्योंकि जलवाष्प तभी बनती है। ठीक है, तो 3 ऋतुएं हमारे उत्तर प्रदेश में तीनों का तीनों ऋतुओं का हम आनंद उठाते हैं, जबकि दक्षिण भारत वाले तीनों ऋतुओं का आनंद नहीं उठा पाते। पश्चिमी विक्षोभ की मैंने बात की थी, तो पश्चिमी विक्षोभ में क्या होता है, जो सर्दी ऋतु में बारिश होने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो जलवाष्प बनता है वो यहाँ से जाकर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर वर्षा कर देता है। इसके बारे में बात करें तो प्रदेश में शीत ऋतु जो नवंबर में से शुरू हो जाती है, दीपावली के पास, दीपावली के बाद कहते हैं ना, दीपावली पर एक रजाई ठंडा आ जाती है, एक रजाई ओढ़ने लायक सर्दी हो जाती है। तो जनवरी माह में प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना माना गया है। उत्तर प्रदेश का जो हम औसतन देखें तो जनवरी महीना को हम सबसे ज़्यादा ठंडा मानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। शीत ऋतु में प्रदेश विभिन्न भागों में तापमान अंतर पाया जाता है। प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसतन तापमान अधिकतम 28 डिग्री रहता है सर्दियों में। दक्षिणी भाग मतलब बुंदेलखंड एरिया, जिसमें हम बात कर सकते हैं ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, बांदा, इलाहाबाद, जो प्रयागराज है वर्तमान में, सोनभद्र वाला जो इलाका है, जो बुंदेलखंड इलाका है, उसमें सबसे ज़्यादा कहें तो 28 डिग्री कह सकते हैं, और कम से कम यहाँ पर 13 डिग्री रहने की संभावना रहती है टेम्परेचर, क्योंकि वो दक्षिण साइड है ना, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर रहता है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। और जब शीतकाल में भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरेनियन क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के भारत प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर वर्षा अधिक हो जाती है। मैंने जैसे कि अभी चर्चा की, जो देखो टेम्परेचर यहाँ भी बनाता है अरब सागर में, यहाँ से तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून उठ गए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में बारिश कर दी। टेम्परेचर यहाँ भी बना था तो इन्होंने यहाँ पर बारिश कर दी घूमकर पूर्वी मानसून से। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर बना भाई, तो यहाँ पर किसी ने रोक नहीं पाया, ये बादल बढ़ते 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 उत्तर प्रदेश तक, यानी राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को पार करते हुए, हरियाणा को पार करते हुए उत्तर प्रदेश के पश्चिम में आ जाते हैं। उससे यहाँ पर 10% वर्षा हो जाती है, और ये नवंबर में होती है, जबकि हमारी रबी की फसलें होती हैं। तो उस वर्षा को हम मावट कहते हैं, या आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं, या फिर कह सकते हैं रबी फसलों का टॉनिक। जब गेहूँ हो रहे होते हैं तो फिर रबी की फसलों के लिए लाभदायक हो जाती है। शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदान की बात करें, इस वाले एरिया के उत्तर प्रदेश में, जो जैसे ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश, तो ये जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला उत्तर प्रदेश का पश्चिमी गंगा मैदान, उसमें तापमान सबसे कम रहता है, मतलब यहाँ सर्दी अच्छी रहती है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे यहाँ नेपाल है और यहाँ उत्तराखंड है, उत्तराखंड से जो बॉर्डर लगता है वहाँ सर्दी होनी है, ठीक है, अच्छे से सर्दी होती है। इसीलिए सर्दी सबसे ज़्यादा कही जाए तो गंगा के इलाके में, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में, उत्तरी पश्चिम में सबसे ज़्यादा सर्दी रहती है। गर्मियों में भी ठंडा रहता है। अगर मैं ग्रीष्म ऋतु की बात करूँ, गर्मियों की बात कर लूँ, तो गर्मियों में क्या होता है कि सूर्य के कर्क रेखा पर, कर्क रेखा जैसे मैं अभी देखो मैंने क्या कहा, शुरुआत में मैंने एक पूरा व्यू दे दिया। अब क्या बार बार समय खराब करने से बेहतर है कि हम अपने कंटेंट पे ध्यान दें और पूरा कंटेंट जल्दी ही नस्तानाबूद कर दें। जो मैंने कर्क रेखा पर 21 जून को बताया था, यहाँ पर जो सूर्य आता है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बोलो। तो यहाँ पर कर्क रेखा पर की ओर बढ़ने पर सूर्य प्रदेश के तापमान में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि परछाई तो पड़ेगी ना। वैसे कर्क रेखा हमारे यहाँ तो है नहीं, लेकिन सूर्यदेव ये थोड़ी देख कर्क रेखा आते कि मेरी लिमिट है, आगे भी देते हैं ना। ऊपर जाने पर क्या होता है, सूर्यदेव की किरणें थोड़ी तिरछी हो जाती हैं, इसीलिए शाम की तरह वहाँ पर गर्मी होती है। जैसे कहें शाम को रोशनी बराबर रहती है, लेकिन गर्मी कम लगती है। लेकिन हमारे यहाँ गर्मी जब भी लगती है जब सूर्य सीधे ऊपर होंगे 12 बजे, तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है हमारे यहाँ। यही जब शाम को ये सूर्य जब नीचे चले जाते हैं, यानी सूर्य नहीं जाते, हमारी पृथ्वी ऊपर उठ आती है, मतलब हमारा वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है,
तो यहाँ पर किरणें तिरछी हो जाती हैं, रोशनी बराबर है लेकिन टेम्परेचर नहीं होता। ऐसे ही क्या है, उत्तर प्रदेश जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊंचा है, तो वहाँ पर जो किरणें हैं वो तिरछी हो जाती हैं, तो ऊपर वाले लोगों को गर्मी कम लगती है, किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसलिए वो काले भी नहीं होते, गोरे होते हैं। ठीक है। अब 21 जून को कर्क रेखा पर यहाँ पर सूर्य होंगे और सूर्य अपना टेम्परेचर कहाँ फेंक रहे होंगे, हमारे बुंदेलखंड एरिया में और उत्तर प्रदेश संपूर्ण, लेकिन उत्तर वाले भारत में नहीं, उत्तर वाले हिस्से में नहीं, मतलब इस वाले हिस्से में नहीं, इस वाले हिस्से में गर्मी अच्छे से और सबसे ज़्यादा गर्मी इस वाले हिस्से में, मतलब हाई टेम्परेचर, मीडियम और लो टेम्परेचर। समझो उत्तर प्रदेश को 3 भागों में गर्मियाँ मिलती हैं। अगर जो मैं बात कहूँ सूर्य कर्क रेखा पर है, कर्क रेखा के निकट होने के कारण प्रदेश में बुंदेलखंडी नगरों में तापमान सबसे अधिक होता है, 40 से भाई, अरे भाई रे भाई, 40 से लेकर 47 तक मिल जाता है यहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में, जून की गर्मी। यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा, यहाँ पर उससे भी कम रहेगा। तो मैं यहाँ पर बात कर लूँ मैं सबसे ज़्यादा और सबसे कम टेम्परेचर की, तो बरेली सबसे कम टेम्परेचर, जबकि बांदा, झांसी सबसे और आगरा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर झेलते हैं। वहीं पर सूर्यदेव की कृपा रहती है अपने आप में। अगर जो मैं 40 से 47 मैंने बताया था आपको, जैसे बुंदेलखंड एरिया में, इस वाली एरिया में 40 से 47 लिखते जाना, और अगर जो कॉपी पर ना लिखो तो दिमाग में ज़रूर लिखते जाना, कॉपी खो भी सकते हैं, दिमाग नहीं खोएगा भाई। और दिमाग में क्या है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। कभी कभी चीज़ें क्या होता है, हमने पढ़ी सारी हैं, हाई स्कूल इंटर में सब पढ़ा है, लेकिन कभी कभी क्या है उनको ब्रश नहीं किया जाता, तो इसलिए अब ब्रश करने का टाइम है, आप ब्रश कर लीजिए। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री रहता है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री तक रहता है प्रदेश में। मतलब ऑल ओवर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा का जो टोटल क्या है ना, यहाँ पर कम, यहाँ मीडियम और ज़्यादा से ज़्यादा करें तो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक लोकल में मतलब यहाँ रहता है, कम ज़्यादा करके इसका औसतन, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट मतलब 36 से 39। कम से कम करूं तो 21 डिग्री से 23 डिग्री। कोई कोई वर्ष ऐसी आ जाती है भाई इस साल गर्मियाँ कम पड़ती हैं, तो 21 से 23 डिग्री औसतन कम से कम, इतने से कम नहीं होता, नहीं तो फिर हम जम्मू कश्मीर कह देंगे, उत्तराखंड कह देंगे इस अपने उत्तर प्रदेश को। ठीक है। लेकिन आज जो मैं बात करूँ यहाँ पर, ये वाला एरिया तो तुमने समझिएगा ना, सबसे गर्म एरिया है। यहीं बात करूँ मैं आगरा की और झांसी और बांदा की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे कम गर्मी बरेली। बरेली वालों खुश हो जाओ, सबसे कम गर्मी है। और आज जो मैं बात करूँ यहाँ से आने वाली हवाएं, जो पश्चिम साइड से यहाँ पर जो हवाएं आती हैं उत्तर प्रदेश में, उनको हम एक नाम देते हैं, उनका नाम है लू। उनका नाम है लू। लू चल रही है, जिसमें हम क्या आम पक जाते हैं पूरे के पूरे, ये उत्तर प्रदेश के ही हैं जो झेलते हैं इतना, या राजस्थान झेलता है या हम झेलते हैं, और 2 ही लोग हैं जो झेलते हैं लू को। अगर जब मैं वर्षा ऋतु की बात करूँ, मैंने 2 ऋतुएं बताई, मैंने शीत ऋतु बताई, आपको ग्रीष्म ऋतु बताई, अब बारी है वर्षा ऋतु की। अब कराएंगे हम बारिश उत्तर प्रदेश में, और वर्तमान में अभी बारिश चल भी रही है। तो बारिश कहाँ पर ज़्यादा होनी है, कहाँ पर कम होनी है? उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक जुड़ जाती है भाई। जून वाले महीने में मैंने कहा ना, सूर्यदेव निमंत्रण पर आते हैं कर्क रेखा तक, अपने साथ बादल लेके आते हैं, गर्मी लाएंगे तो बादल भी लाएंगे। 1 जून से तो हमारे दक्षिण भारत में मानसून प्रवेश कर जाते हैं। यहीं पर दक्षिण प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी वाले बुंदेलखंड एरिया में बादल आ जाते हैं, और ये बादल जो एंट्री करते हैं करीब करीब 15 से 20 जून के आसपास यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं हमारे यहाँ पर आते आते, और जून से बारिश जोड़ देते हैं और कहाँ तक चलाते हैं अपने सितंबर तक। फिर दीपावली आ जाती है भाई, अक्टूबर वाला महीना, तो फिर वहाँ बारिश थोड़ी कम हो जाती है। फिर पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो इधर खुर्जा, बुलंदशहर और इधर तक बारिश कर देता है। उत्तर प्रदेश क्या हुआ भाई? हाँ, उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून यानी सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा बंगाली खाड़ी शाखा से भी होती है और वर्षा यहाँ से पश्चिम विक्षोभ से भी होती है। अब मैप समझो, उत्तर प्रदेश में यहाँ से जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून गए वो यहाँ से लेकर इस एरिया से घुस जाते हैं और ऐसे निकल जाते हैं, तो ये वाली एरिया रह जाती है बंजर। जब यहाँ से जो मानसून आते हैं वो घूमकर यहाँ बारिश करते हैं, तो फिर ये वाली एरिया रह जाती है बंजर। जब यहाँ से बारिश आती है तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाली एरिया रह जाती है फिर भी। तो कुल मिला के ये वाली जो एरिया है, इधर से बारिश गई तो यहाँ तक कम हो गई और ऐसे निकल गई।
जो इधर से बारिश आई यहाँ से कम होती आई वो ऐसे ऐसे यहाँ तक हो गई, जो यहाँ से बारिश आई वो यहाँ से ऐसे होते यहाँ पर ख़त्म हो गई। लेकिन ये वाली जो एरिया है मथुरा और आगरा वाली, यहाँ बारिश कम होती है, इसीलिए और जो उत्तर प्रदेश के सूखा और ज़िले कहे जाएँ तो मथुरा और आगरा दोनों ही होते हैं। सबसे ज़्यादा मथुरा, क्योंकि ये राजस्थान से भी टच करता है और राजस्थान को तो असरफ लगाई है, इसीलिए फ़र्क तो पड़ेगा ना पड़ोसी होने का, तो इसलिए ये सूखा ग्रस्त ज़िला है। सबसे ज़्यादा सूखा मथुरा में पड़ती है। लगभग 22 जून से उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग प्रवेश जो मानसून है, ये जो घूमकर इधर से आते हैं इधर से आते हैं, 22-23 जून से यहाँ पर वर्षा जोड़ देते हैं। दोनों ओर से हमारी तीनों ओर से वर्षा होती है। जो पश्चिमी विक्षोभ वाली वर्षा है ये थोड़ी लेट होती है, नवंबर और जो जून से स्टार्ट होती है 22-23 जून के आसपास से, वो हमारी पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने लग जाती है और बड़ा अच्छे से बारिश होती है। जब हम औसतन माने तो 80 से 100 सेंटीमीटर लगभग बारिश हो जाती है। हमारे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वर्षा होती है। जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें वर्षा अच्छी होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा उतनी अच्छी नहीं होती। जैसे जैसे मानसूनी पवनें पश्चिमी की ओर बढ़ती जाती हैं, वैसे उनमें नमी धारण क्षमता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वर्षा कम होती जाती है पश्चिम की ओर। लेकिन मानसूनी पवनों का कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से टकराने के बाद फिर वापस आता है। कुल मिला के जो देखो इधर से जो वर्षा जाती है यहाँ से यहाँ पर जो जाती हैं और यहाँ से टकरा कर फिर से वापस आती हैं, और इस वापस लौटते हुए मानसून प्रदेश के तराई क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ से गए हिमालय से टकराए, हिमालय से टकराने के बाद में यहाँ पर वर्षा हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर वर्षा की बात की जाए तो तराई क्षेत्र में। देखो तराई क्षेत्र पहले से भी तराई है, क्योंकि गंगा नदी वहीं से है और कई नदियाँ वहीं से हैं, और ऊपर से वर्षा भी वहीं पर है। ये हिमालय का ठंडा है, क्योंकि इधर से जो बारिश से आते हैं, मतलब बादल जैसे जा रहे हैं तो बादल से पहले हवाएं चलती हैं। हवाएं क्या करती हैं, पहले से जाकर वहाँ पर टकरा जाती हैं, फिर कहते हैं रुको 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 वहीं पर गिर जाओ, क्योंकि आगे क्या है रास्ता बाधित है, रुक जाओ वहीं गिर जाओ। तो हिमालय से पहले ही बादल क्या हो जाते हैं, लौटने लगते हैं और लौटते समय वहाँ पर गिर जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो गोरख वाला क्षेत्र, गोरखपुर वाला ये जो बरेली पीलीभीत ये बदाऊं ये क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा अच्छी हो जाती है हिमालय के कारण, ठीक है। लेकिन बुंदेलखंड पठारी भाग में ये ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जो वापस लौट रहे होते हैं वो देखो गए कहाँ से थे, बुंदेलखंड को पार करके यहाँ से जैसे तैसे निकल पाए। मतलब क्या है, मध्य प्रदेश की विद्यांचल ने जैसे तैसे तो उनको रास्ता दी, पास दिया उत्तर प्रदेश में घुसने के लिए, पास मिल भी गया तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ मैदान था, ये कोई रोक नहीं पाए। अब ये आगे चलते गए, आगे जाके हवा पैर टकराई, कह दिया स्टॉप वहीं रुक जाओ, ये यहाँ थम जाते हैं और यहीं गिर जाते हैं। अब गिरते गिरते वो सोचते तो हैं कि बुंदेलखंड को छोड़ के वहाँ तक बारिश करते हैं, लेकिन ये जहाँ गिर जाते हैं और फिर यहाँ पर नमी बढ़ जाती है इनके जो बूंदों में, इसलिए और ज़्यादा भारी हो जाते हैं और इधर नमी हो जाती है कम, इसलिए यहाँ पर गिर कर यहीं पर झमाझम बारिश हो गई भाई। इसलिए ये वाला क्षेत्र फिर से दुखी होता है। लेकिन इनको दुखी करने की बात नहीं, फिर पूर्वी जो आते हैं वो यहाँ से टकरा कर आते हैं, फिर ये भी हल्के होते आते हैं, यहाँ पर कम। इसीलिए जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र में क्या है, यहाँ के लोग बारिश पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होते, बारिश पर डिपेंड होते हैं लेकिन ऐसी फसलें नहीं करते जैसे धान वगैरह, जो बारिश जूट वगैरह जो बारिश से की जाएँ। यहाँ पर ये लोग बाजरा, गेहूँ, जौ ऐसी फसलें करते हैं, मटर या फिर दालें, ऐसी चीज़ें बुंदेलखंड वाले कर लेते हैं। लेकिन बात करें सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र, तो सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है, जिसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। इसमें भी ज़िले की बात करें तो यहाँ पर गोरखपुर ज़िला है योगी जी का। योगी जी ऐसा कराएंगे आप सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर, और पूरी यूपी क्या है, मतलब थारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी, नहीं ऐसा कुछ डायलॉग था बिग बॉस में। खैर छोड़ो, कुल मिला के सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, गोरखपुर जिले की बात करें, और सबसे ज़्यादा क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश। सबसे कम क्षेत्र की बात, सबसे कम बारिश करें तो ये बुंदेलखंड वाला एरिया और ये पश्चिमी क्षेत्र जो मथुरा वाला, सबसे कम मथुरा, सबसे ज़्यादा गोरखपुर। चलो सेंटीमीटर में बात कर लें तो प्रदेश में सर्वाधिक गोरखपुर में, यहाँ पर 184 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अच्छा ये नापते कैसे हैं वर्षा, इतने सेंटीमीटर हो गई। जैसे आज तारीख है 25, मान लो आज है नहीं, वैसे 25 तारीख को वर्षा हुई, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। एक बर्तन रखा ही है, बर्तन में ये माप लगा है, माप में क्या है, ये वर्षा हुई तो बराबर प्याला होता है बराबर का, तो 3 सेंटीमीटर आज का लिख लिया, 3 सेंटीमीटर भाई। 25 तारीख को, 26 को हुई 1 सेंटीमीटर और फिर लिख लिया, ये खिला दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये खिला दिया 1 सेंटीमीटर फिर लिख लिया, प्रेस कर दो इसमें।
फिर हुई अगले तीसरे चौथे दिन यहाँ पर करीब 5 सेंटीमीटर वर्षा, भाई फिर लिख लिया। फिर 8 दिन बाद हुई 3 सेंटीमीटर, 3% लिख लिया। कुल मिला के इस बारिश को ऐसे गिनते 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 यहाँ पर देखा जाता है पूरी सीजन में 144 सेंटीमीटर वर्षा हो गई। आज सोच रहे हो गए 144 सेंटीमीटर एकदम हो जाती है कि अलग अलग, तो अलग अलग होती है। पूरी सीजन की वर्षा गिनी जाती है, क्योंकि एक बार में हो गई तो दुबई जैसा हाल हो जाएगा भाई। नहीं रास्ताएं मिलेगी ना सड़कें मिलेगी, सिर्फ नदी मिलेगी। और नदी क्या मिलेगी? रोड नदी बन जाएंगे आपके। 184 सेंटीमीटर मतलब समझ रहे हो कितना फुट पानी हो गया? इतना फुट अचानक से गिर जाए, व्यवस्था नहीं ऊपर आ जाएगी, व्यवस्था गड़बड़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, काउंटर बार बार जगह जगह से बार बार किया जाता है। मतलब आज नाप लिया, कल नापेंगे, फिर परसों नापेंगे, ऐसे करके पूरी सीजन का नाप लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो गई? गोरखपुर है। मथुरा में सबसे कम होती है भाई, यहाँ पर 54 सेंटीमीटर। मतलब रोज़ की वर्षा गिनते जाओ लगभग ये मेरे ख्याल से 30 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है। यहाँ पर 2 फुट तो हो ही जाती है। 2 फुट वर्षा मतलब क्या है, इस बोर्ड से यहाँ तक की लंबाई, बस इतनी वर्षा हो पाती है पूरी। ज़मीन में कहाँ से पानी जाए, इसलिए यहाँ नमकीन पानी मिलता है। बहुत जगह पर यहाँ पर खारा पानी मिलेगा। वृंदावन आप दर्शन करने जाओ, खारा पानी मिलेगा भाई। यहाँ पर नदियाँ का भला करें जो कि यहाँ पर पानी की पूर्ति किए हुए हैं। बाद में यहाँ पर पानी की कमी भी है। बाद में गोरखपुर में क्या है, पानी खुला है भाई, बहुत अच्छा पानी है। चलो आगे, बारिश हो गई सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्र, रिवाइज कर लो भाई थोड़ा सा। बारिश के मामले में सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र यहाँ से देखो, आपको दिख रहा होगा तराई वाला क्षेत्र। तराई वाला क्षेत्र सबसे कम वर्षा, बुंदेलखंड एरिया और पश्चिमी मतलब मथुरा। यहाँ पर ये एक जिला पड़ता है, इसका नाम है बोलो। इसका एक जिला पड़ता है, इसका नाम क्या है? बोलो। नहीं बोलोगे तो मेरे क्या ले जा रहे हो? बोलना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बोल ही रहा हूँ। तो कुल मिला के आज मैं बात करूँ वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण, तो ये वैसे तो 2 भागों में, लेकिन 2 के अलावा 5 उपभाग हैं। जैसे 2 भाग मेन इसके हैं, वो हैं आर्द्र उष्ण वर्षा, सूखी और वैसी, और एक साधारण उष्ण वर्षा। इनमें भी हमने 5 भाग बांटे हैं। जो आर्द्र वाले हैं वो 2 क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी जो ज़्यादा बारिश करते हैं। यानी तराई वाला जो क्षेत्र है वो, और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसमें वर्षा ज़्यादा होती है। जो भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश जो ये वाला एरिया है, यहाँ गोरखपुर है, तो यहाँ पर वर्षा तो वैसे भी ज़्यादा होनी है। बाकी इन सब जिलों में होती है, लेकिन गोरखपुर में ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बॉर्डर लगा था नेपाल से, और नेपाल में हिमालय से यहाँ से टकराएंगे बादल, यहाँ गिरेंगे, इधर से टकराएंगे बादल, यहाँ गिरेंगे। ये लोकेशन ऐसी बन जाती है चेरापूंजी जैसी। तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश है। अब ये तराई और पूर्वी की बात करूँ तो तराई पूर्वी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून और पूर्वी मानसून दोनों ही बरसते हैं, जमजमा आते हैं। लेकिन मैं साधारण वर्षा की बात करूँ नॉर्मली, और उष्ण क्षेत्र यानी सूखा क्षेत्र की बात करूँ, तो यहाँ पर मध्यवर्ती मैदान जो आपको बीच में दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, यहाँ पर जो जिले हैं भाई देखो, पहले ही क्लास में मैं सारे जिले करा दिए लोकेशन के हिसाब से। अपने अपने जिले देख लेना, जहाँ के भी जो लोग हैं वो अपने कहाँ पर कैसी वर्षा होती है। चलो पश्चिमी मैदान की क्षेत्र की बात करूँ, यहाँ पर सबसे कम होती है भाई। ये वाला सूखा क्षेत्र है, हो जाती है, प्यास हो जाते हैं बस। और ये वाला जो है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, यहाँ पर ठीक हो जाती है, इधर से जाते भी हैं, इधर से भी आते हैं, तो यहाँ पर भी ठीक हो जाती है, कम चल जाता है। लेकिन सबसे कम वर्षा यहाँ पश्चिमी मैदान में होती है। अगर जो वर्षा के आधार की बात करूँ तो तराई क्षेत्र में 120 से 150 सेंटीमीटर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करूँ 100 से 120 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर धान और जूट अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद जब मैं मध्यवर्ती मैदान की बात करूँ तो 80 से 100 सेंटीमीटर। भाई देख लो यहाँ पर जिसके जिले होंगे इस एरिया में मध्यवर्ती में, वहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी मैदान में जो इसके भाई ये मथुरा वाले, इधर खुर्जा बुलंदशहर ये वाले जो बागपत सोनीपत गाजियाबाद, वो सब 65 से 80% में सिमट जाओ। और जो झांसी वाले खुश हो जाओ भाई, झांसी बुंदेलखंड वाले एरिया, बुंदेलखंड, अरे बुंदेलखंड का भाई इतिहास रहा है, राजा रजवाड़ों की जगह है बुंदेलखंड। यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के किले, हवेलियाँ और राजा रजवाड़े जो मिलेंगे वो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही है। इतिहास रहा है पुराना उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। चलो आगे आर्द्र उष्ण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया, अब इसमें कुछ ज़िले हैं, मैंने कहा था पहले आप अपने ज़िले देखते जाएं, अब उन ज़िलों को देख भी लें। तराई क्षेत्र वाले ज़िले, यहाँ पर वर्षा अच्छे से होती है 100 से 120 सेंटीमीटर।
मतलब 120 मतलब 100 से 120 से 180 सेंटीमीटर होती है। वहाँ पर इस क्षेत्र में सहारनपुर, ऊपर से आना, यहाँ से स्टार्ट करो और घूमकर यहाँ पर ख़त्म करना अपना, ठीक है। क्रम से चलते आएंगे। सहारनपुर, बिजनौर, उसके बाद उत्तरी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, चलते आओ भाई ऐसे ऐसे, ठीक है। बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आगे गोरखपुर, देवरिया, देवरिया और कुशीनगर। आदि जनपद में यहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर औसतन वर्षा 120 से लेके 180 सेंटीमीटर रहती है। जनवरी में औसतन यहाँ पर टेम्परेचर 18 सेंटीमीटर, अच्छी ठंड, रजाई लायक, मतलब अच्छा। जबकि जुलाई में यहाँ पर औसतन तापमान 30 डिग्री रहता है, गर्मी यानी उमस, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। ये बात है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की। यहाँ वर्षा 120 से 150 या 120 से 180, देखो वर्षा कुछ है ही नहीं। किसी साल 120 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 150, किसी साल ज़्यादा हो जाती है, 180 तक पहुँच जाती है। डाटा फिक्स नहीं होता है, 120 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 180, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी वर्षा अच्छी होती है, 100 से 120 रहती है। सबसे ज़्यादा तो उत्तरी रहा, तराई क्षेत्र, लेकिन पूर्वी में बात करें तो 100 से 120 रह जाती है। यहाँ पर कुछ ज़िले हैं और सबसे आर्द्र भूमि वाला जिला है सोनभद्र, जो आपको पहले दिन ही बता दिया, 4 राज्यों वाला टच करने वाला राज्य वो जिला वो सोनभद्र है। ये वेटलैंड डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इसे, यानी सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। आगे क्वेश्चन लगेंगे, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट लिख लेना, लिखो तो लिख लो, नहीं तो उंगली 3 उठाओ और तुरंत स्क्रीनशॉट मारो, PDF बन जाएगी आपके धीमे धीमे। मध्य प्रदेश के मैदानी क्षेत्र, हाँ एक थोड़ी सूचना है आपके लिए, बने रहें सब, नहीं प्यूज करते हैं वीडियो। सूचना ये है, आपका नोट्स बनाने का तरीका क्या है। नोट्स बनाने का तरीका क्या है, इमला लिखना है, मतलब जैसा देखेंगे वैसा ही लिखेंगे, या फिर कोई बोल रहा है उसे लिखना है। अगर जो कोई इमला करता है यानी जैसा लिखा है वैसा ही उतारता है पहला आदमी, तो दूसरा है वो करता है कि जो बोला जाएगा वो लिख लेगा, दूसरा गांधी का दूसरा बंदा। तीसरा आदमी होता है कि किसी ने नोट्स बनाया है उसमें से टिपना, वो भी मिला है। भाई तुम्हें लिख लिख के रख लिए ये सारे के सारे, क्या खाओगे, चूरन, मतलब जो रद्दी हो जाएगी उसका चूरन खाओगे। मतलब भाई जो तुम नोट जो वहाँ से टिप रहे हो, लिख रहे हो, तो वो तो पहले से लिखा हुआ है, उसका लिखना क्या। नोट्स ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ तुम पढ़ो या फिर खुदा पढ़े, खुद पढ़ो या फिर खुदा पढ़े। मतलब नोट्स ऐसा होना चाहिए कि समस्त 30 से 40 पेजों को एक पेज बता देना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में ये हो रहा है सर हमका शॉर्ट हैंड थोड़े ले पड़े हुए हैं कि ये ऐसे चिन्ह मारते जाएँ और लिखने एक पेज पे, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि अगर हम उत्तर प्रदेश का अभी ये जलवायु पढ़ रहे हैं तो ऊपर जलवायु डाले हैं, अपना लेख अपना बस सिर्फ तुम समझो, डॉक्टर जैसी भाषा, आगे ज पीछे यू, वो पीछे पता नहीं क्या है, ये तुम समझ रहे हो ना, काफ़ी है। उसके बाद स्ट्रक्चर बनाते हुए चलें, जैसे मैंने भी यहाँ पर प्रयोग किए हैं स्ट्रक्चर, वहाँ पर आप की पॉइंट डालें, बस की पॉइंट, और मेरी जो भाषा है या किसी भी टीचर की जो भाषा है उसको कैप्चर करें, उस भाषा को उस पॉइंट से जोड़ें। जब भी ये पॉइंट तुम्हें दिखे तो उस टीचर का शकल या उसकी आवाज़ या उसकी जो कहने की व्यवस्था है वो आपके दिमाग में आ जाए। इसको देखते हुए यहाँ से फिर 2 कनगी मार दो, यहाँ से और फिर 2-4 और कनगी मार दो। ये तो है नोट्स बनाने का आपका तरीका, क्योंकि एक पेज पे कम से कम तुमने बहुत सारा कंटेंट लिख मारा है, क्योंकि तुम साथ साथ क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वहीं पर तुम अपना नोट डाउन करते जा रहे हो। मुख्य मुख्य चीज़ें जो आपसे दिमाग से निकल जाती है वो चीज़ नोट कर ली। जैसे ही आप यहाँ पर घर पे जब रिवीजन करने के लिए बैठते हैं तो अपना पेज खोला या आप उसका फ़ोटो ले लो, जैसे ही आप देखते जाओगे तो समझते जाओगे। वही पेज समझने में तुम्हें कम से कम आधा घंटा लगे तो समझ जाओ कि वो नोट्स बन गया। ऐसा नोट्स होना चाहिए भाई, ये है नोट्स आपका पर्सनली, ये ऐसे नोट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बस इमला लिख लो। मैं इसीलिए कहता हूँ सिर्फ नोट डाउन करें। नोट डाउन का मतलब है अपना स्ट्रक्चर बनाएं, और जो पहली बार स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो दूसरी बार में स्पीड बढ़ाकर वीडियो की आप स्ट्रक्चर बना लें, वो आपका ठीक रहेगा। नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अब सब लिखे जा रहे हैं, याद कब करोगे, समझोगे कब। GS रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकली। इसीलिए मैं यहाँ पर मैप
और ये सारा कंटेंट लिख के लाता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर आके यहाँ पर जैसे शुरुआत कर दूँ, यहाँ पर ला लूँ, ये देखो दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, यहाँ से देखो ये वाला यहाँ पर इसके संबंधित ये बात है, इसके संबंधित ये बात है, इससे संबंधित ये बात है, इस संबंधित ये बात है, इस संबंधित ये बात है, और तुमने इमला लिख ली भाई। पर मैंने कहा बुंदेलखंड एरिया में इतनी बारिश होती है, इस वाले एरिया में इतनी बात होती है, लेकिन है कहाँ, दिख कौन रहा है मुझे मैप यहाँ पर। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए एक विधिवत तरीके से PDF सेट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, और ये सेट करना पड़ता है किसके बारे में कौन सी PDF आ रही है, कौन सा पेज आ रहा है, कैसे समझाना है, आपको समझाना चाहिए। मेरे समझने से कुछ नहीं होता, इसीलिए मैं ये कंटेंट लिख के लाता हूँ, कहीं भी कोई गलती नहीं हो जाती। फिर भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है। मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर 11, लेकिन लिख जाता है मुझसे 9, तो ध्यान रखना, इसलिए मैं लिख कर भी लाता हूँ यहाँ पर। कैसा होता है कि पिछली वाली वीडियो में मैं जब यहाँ पर समझ आ रहा था, तो यहाँ पर जब मैं मध्य प्रदेश से लगे हुए जिलों की बात कर रहा था, तो मेरे दिमाग से ऐसे गिनते गिनते मैं 9 गिन लिए। मैं ललितपुर और सोनभद्र को इसलिए नहीं गिना क्योंकि इनको बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से जो ललितपुर है वो तीनों तरफ से गिरा हुआ है, सोनभद्र 4 स्टेटों से गिरा हुआ है, तो मैंने 9 लिख दिया। हालांकि ऊपर 11 लिखा था, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना, मैंने 9 लिख दिया और ये बोल भी दिया कभी, इसीलिए मैं लिखना भी ज़रूरी है ताकि आपका डाउट क्लियर होता रहे। ठीक है, तो भाई जो भी नोट्स बना रहे हो वो अपना खुद का नोट्स हो, इसी के लिए बोलते हैं खुद का नोट्स बनाओ। खुद का नोट्स का मतलब ये नहीं कि अपने हाथों से लिख मारो उससे। अब बात करें हम प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की, वहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा रहती है, तो आप नोट में यही लिखें बस, मैदानी इलाका, मैदान यहाँ लिखें, मैदानी जो भी है 80 से 100 सेंटीमीटर रेन, यानी वर्षा, जो भी अपना जैसे लिखो वैसे लिख लेना। ठीक है, तो अब बात आती है 3 मैदानों की। एक तो था मध्यवर्ती मैदान जिसमें 80 से 100, पश्चिमी मैदान में और कम रहती है, बुंदेलखंड में 100 से 120 रहती है। ये तीनों एरिया हमने सब मैप से डिस्कस किए हैं। अगर हम बात करें बीच में मध्यवर्ती एरिया की, तो यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर ये बारिश घट जाती है, जिसका मैंने बताया था ना, इसमें मॉइस्चर कम हो जाता है। यहाँ से जब बंगाली खाड़ी वाला जो मानसून यहाँ से उठकर आता है, तो यहाँ पर धीमे धीमे बारिश करते करते यहाँ पर थोड़ा कम नपट गया पानी, यहाँ पर काम खत्म हो जाता है उसका। यहाँ बारिश तो होती आती है, लेकिन इस साइड कम होती आती है, इस साइड ज़्यादा बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश तो यहाँ होती है, बुंदेलखंड एरिया में ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन ये वाला इलाका कम हो जाता है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगी बीचा बीच में 80 से 100 सेंटीमीटर, यानी बारिश घटती जाती है पश्चिम की ओर। क्वेश्चन बन जाता है ऐसे ही, बारिश किधर से किधर को घटती जाती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बारिश घटती जाती है। हाँ, पश्चिमी मैदान की बात करें, यहाँ पर जो मैंने बता ही दिया था 80 से 100, यहाँ पर 60 से 80, कभी कभी तो लिखा मिलता है 60, कम से कम 60 रहता है। यहाँ पर फिर 80 हो जाए या फिर अगले किसी साल 100 भी हो जाता है, मतलब कम से कम देखा जाता है 60 से 100। पश्चिमी मैदान में वर्षा कम होती है, वो शुक्र करो 10% जो बढ़ जाती है, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बढ़ती है नवंबर वाले महीने में, टोनिक वाली याद आगे होगी। तो 60 से 80 यहाँ पर देख सकते हैं आप। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर इससे शीतकाल में, ठंडों में, सर्दियों में 12 सेंटीग्रेड मतलब सबसे अच्छा मौसम, ठंडा, और 14 तक रहता है, यानी इस क्षेत्र का औसतन तापमान यानी घटता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश के आगरा, ये रहा भाई आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा, लिखने में मिस्टेक हुई, एटा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दक्षिणी सहारनपुर, इन जिलों में शामिल किया गया है इसे। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगी। चलो आगे बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र में, यहाँ पर वर्षा ठीक सी हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं, पर ठीक है, यहाँ पर अपने लोग फसल कर लेते हैं। यहाँ पर दलहन फसलें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, थोड़ा ढालू एरिया है, मतलब ऐसा पहाड़ी नहीं, पहाड़ों ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि पहाड़ तो है ही, लेकिन पठारी एरिया ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट और दक्षिण इटावा जैसे प्रयागराज तक यहाँ पर देखा गया इस क्षेत्र को, बुंदेलखंड क्षेत्र को। यहाँ पर तापमान की बात करें तो सर्दियों में 18 डिग्री सेल्सियस से 19 तक रहता है, और वर्षा यहाँ से 80 से 100 हो जाती है, ठीक ठाक सी हो जाती है। यहाँ पर यहाँ की खेती को हम बारिश का जुआ कहते हैं, यहाँ की कृषि को हम बारिश का जुआ कहते हैं। बारिश अच्छी होती है तो खेती भी अच्छी होती है, और बारिश नहीं जिस वर्ष होती है वहाँ की खेती भी अच्छी नहीं देखने को मिलती। ये बुंदेलखंड हो गया। मेरा अनुमान है कि मैं सारे करा चुका हूँ, मैं
अपनी मेहनत पर खड़ा उतरा हूँ, अच्छा उतरा हूँ। अब विषय आपका, अब आपने कैसा सुना है, कैसे समझा है इस चैप्टर को और कितना आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन है उनको तसल्ली से, बड़ा शालीनता से क्वेश्चन कीजिए, मुझसे पहले पढ़ लीजिए क्योंकि आपसे पहले मैं आंसर देने वाला हूँ और आप कोशिश कीजिए आप मुझसे भी पहले आंसर दें। चलो, पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा गोरखपुर। देख लेना भाई, अपना टेस्ट अपने पास रखो। देखो, ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, अब किसी दिन जो क्लास होती है तो वो ऑफलाइन हो जाती है, तो ऑफलाइन के साथ साथ क्या है कि मेरा जो आइडिया है तो यहाँ पर मुझे लगता है, दिखता है सब शोर शराबा होता है, सब कुछ होता है, चलता है, लेकिन मुझे लगता है जो ऑनलाइन वाले हैं वो बहुत शांत प्रिय लोग होते हैं, क्योंकि अगर उद्यमी करते भी होंगे तो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, दिख तो रहे है ही नहीं। तो आगे देखो, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्र तो वो है तराई क्षेत्र। हाँ, एक बात और, हाँ भाई, अगर जो इसमें कहीं भी मिस्टेक हो जाती है मुझ पर, बाय द वे लैंग्वेज वाली, कंटेंट एकदम एक्यूरेट होगा, बिल्कुल भी एनसीईआरटी का है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बड़े चैप्टर को मैंने छोटे में उतार के दिया है, बाद बाकी जो बड़े का छोटा किया है वो मैंने जवान से बोला है, समझा जाए आपको। अगर उसमें भी कोई जो गलती त्रुटि पाई जाती है तो कमेंट जरूर करें, अच्छा है फिर भी कमेंट करें, बुरा है फिर भी कमेंट करें, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, आप कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश से, हाँ बीच बीच में लगभग और मारते जाएँ, घंटा बजाते जाएँ बीच में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जलवायु इनमें से किस प्रकार की है? तो शीत नहीं है भाई, उष्ण उपोष्ण नहीं, गर्म शुष्क मानसूनी नहीं, उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी, दोनों प्रकार की है। और जो शुष्क कहता है गर्म शुष्क, तो ये राजस्थान में पहुंच जाता, मैं मथुरा के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन संपूर्ण की पूछा तो उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण सही आंसर बी हो जाएगा। अगले भाई तैयार हो जाओ, आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने प्रस्तुत है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है? हाँ भैया, मथुरा नगरी, सबसे न्यारी मथुरा नगरी। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है लगभग? तो यहाँ से आप कर देंगे 65 से 70%, मतलब संपूर्ण भारत का, मतलब उत्तर प्रदेश जो बारिश होनी चाहिए 100%, उसमें से 65 से 70% हो जाती है। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु भागों में बांटा गया है? तो मैंने कहा ना पहले 2 भागों में, एक सामान्य एक आर्द्र। अब आर्द्र में 2 थे और सामान्य में 3 थे, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, आप जाके पढ़ लेना उससे बैक करके, ठीक है, क्योंकि वैसे भी बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आप कोई तो इधर सोचता है करवट बदल रहे होगे। चलो, हल्के में मैं लेता ही नहीं किसी काम को, बड़े बड़े में काम करता हूँ। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून की किस शाखा से होती है? यहाँ शाखा है, शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा, उत्तर पश्चिम मानसून की, या उनमें से कोई नहीं। तो पूछा है मुख्यतः वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, तो बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि अरब सागर की शाखा से, जो अरब सागर की शाखा है, इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? टेम्परेचर की बात करें तो शीत ऋतु में तापमान, ये क्वेश्चन है भाई, देख लेना, नॉर्थ साउथ लिख देता हूँ यहाँ पर, ये यूपी है भाई, बताओ। अरे ये क्या बन गया? मवेशी बन गई, ये ललितपुर के चक्कर में मवेशी बन गई, ये ललितपुर भाई। चलो यार, समझ तो गई हो गई, फिर भी मैं गोला बना देता हूँ। लो भाई, ये यूपी है, भैंस बन जाती है वो, यूपी बनाते हैं। अब बताओ, ये नॉर्थ है ऊपर, ये साउथ है, उत्तर प्रदेश का ही है, बताओ। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? तापमान यानी गर्मियाँ, टेम्परेचर किस ओर से किस ओर बढ़ती है? तो हमेशा उत्तर से दक्षिण बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण में, क्योंकि यहाँ पर ठंडा है, ठंडा ठंडा, गर्म गर्म गर्म, यहाँ पर गर्म। आगे, शीत ऋतु में प्रदेश में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? सर्दियों की बात कही है भाई, तो ये पूर्वी गंगा, मध्य गंगा या पश्चिमी गंगा? तो पश्चिमी गंगा, जैसे मैंने कहा ना उत्तराखंड वाला जो इलाका, सहारनपुर, बिजनौर वगैरह जो ज़िले, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी रहती है, सर्दी।
हिमाचल से लगने वाला इलाका। आगे आओ। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में क्या बदलाव आते हैं? क्वेश्चन है भाई आपके लिए। घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, झमाझम होती है? ये मेरे ऑप्शन थे। यहाँ पर ऑप्शन ये है, बढ़ती जाती है, कम हो जाती है, कोई अंतर नहीं आता, पहले घटती है और फिर बढ़ती है, तो मतलब कम हो जाती है। सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? हाँ जी, ये क्वेश्चन सही है। भारत में मानसून की उत्पत्ति, ये भारत से पूछ लिया भाई, उत्तर प्रदेश पर मत जाना, तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा। चलो आगे। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ भाई उत्तर प्रदेश में किस भाग से वर्षा होती है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश या पश्चिम उत्तर प्रदेश? तो ये होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश से। उन्होंने कहा ना, भूमध्य सागर जो बादल उठते हैं वो सीधे कहाँ पर गिरते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद वाला इलाका। अब समझ गए होगे। आगे रवि का टॉनिक। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? एक पिछली वाली वीडियो पे एक कमेंट आया था, क्वेश्चन देखते जाएं अपना। उसमें कहा, सर आपकी वीडियो में हमें 1.5 या 1.25 मतलब जो स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप पहले से इतना फास्ट हैं। तो फास्ट रहना पड़ता है क्योंकि मैं इतना धीमे धीमे पढ़ाऊँगा, छाप के पढ़ाऊँगा पहले, इसलिए जल्दीबाजी के लिए मैं छाप कर लाता हूँ पहले से सब कुछ समझाने के लिए, और इसीलिए मैं बढ़ता जाता हूँ, कम समय में ज़्यादा दे दूँ। मैंने कहा ना, मेरा वादा सबसे ज़्यादा, तो वही है। इनमें से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो सबसे गर्मी भैया सबसे ज़्यादा मथुरा तो है नहीं, तो फिर आगरा कर दो। उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवा को क्या कहते हैं? सब जानते हैं, लू। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? ये आप भी जानते हैं, बंगाल की खाड़ी से वाले पूर्वी मानसून। आगे आओ। आप सब जानते हैं, लेकिन ये तो रिवाज चल रहा है। होशियार बच्चे हैं आप, यहाँ होशियार हैं, पेपर में पता नहीं क्या। पेपर तो अच्छा होता है पर नंबर कम आते हैं, यही होता है तुम्हारे साथ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? पूर्वी की बात की है तो सबसे ज़्यादा ही लगा दो। सबसे ज़्यादा इसमें क्या है? मैं गलत बोलेगा क्या? ये उत्तर वाला क्या हो जाएगा? 100 से नहीं, सही है भाई। पूर्व में और उत्तरी इलाका में बराबरी होती है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से सही है ये। 180 होता तो फिर मैं उत्तर ही कर देता, तराई वाला क्षेत्र कर देता। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि वेटलैंड वाला जिला? सोनभद्र। गोरखपुर जनपद में वर्षा की संभावित अवधि क्या है? सबसे ज़्यादा कर देना भाई, गलत। सबसे ज़्यादा 105 दिन। सही आंसर 105 दिन गोरखपुर में वर्षा बहुत होती है। वहाँ पर लोग क्या है, हमारे यहाँ पर एक गोरखपुर की शादी हुई है गोरखपुर से, तो उनके जो मेहरारू हैं, तो मेहरारू अभी पाइप नहीं जानती, लेजम जिसे बोलते हैं हम, डालते हैं ना पाइप, जो पानी इधर से उधर ले जाने के लिए, वो नहीं जानती। कार्ड यही है कि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और पाइप की ज़रूरत पड़ती नहीं, सिंचाई की ज़रूरत पड़ती नहीं, वहाँ पर बारिश से कम चल जाता है। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? बुंदेलखंड का पूछा है, बुंदेलखंड वालों सबसे पहले तुम ही कहा गया 100 से 120 दिखाई नहीं इसने। 80 से 100 लगा दो इस ऑप्शन के हिसाब से। पहले 100 से 120 है। पश्चिमी मैदान क्षेत्र में ये क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में दक्षिण से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में दक्षिण से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है भाई। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं बढ़ती है घटती है, कोई नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्वी जो बारिश आती है उससे प्रभाव पड़ता है, कम हो जाती है, पश्चिम तक आती है। वर्षा की मात्रा भिन्नता के कारण साधारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र, अरे यार चलो ठीक है, ये मेरी कोचिंग है ऑफलाइन, इसका नाम रियल ही है, रियल कंपटीशन क्लासेस। ये ऑफलाइन रहती है और ऑनलाइन के लिए मेरा नाम ही काफ़ी है, सुरजीत ठाटी ऑफिशियल। वर्षा की मात्रा में भिन्नता के कारण साधारण आर्द्र एवं उस क्षेत्र का कितना उपभागों में बांटा गया है? तो मैंने कहा वर्षा की मात्रा में भिन्नता के कारण साधारण आर्द्र उस क्षेत्रों कितने भागों में बांटा गया है? तो आप सब जानते हैं साधारण और आर्द्र 2 भागों में, ठीक है। आगे क्या आपका करते रहोगे, वैसे ही बहुत बड़ी क्लास हो गई है, तो यहीं क्लास संपन्न होती है। और अभी धन्यवाद नहीं बोलूँगा, आप
से विदाई लूँगा और विदाई में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हैं तो कोई बात नहीं, नहीं है तो सब्सक्राइब, ताकि आप हमारे चैनल को मजबूत करें और हम आपके लिए मजबूत कंटेंट बनाएं और मजबूत कंटेंट से आप इस अपने सफ़र का सबसे बड़ा पड़ाव जो है उसे हम क्रैक करें। इसलिए अब मैं आपको बोलूँगा धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्लास संपन्न हुई। मैं सुरजीत ठाटी, उम्मीद करता हूँ आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब करेंगे और फिर से जुड़ेंगे आप अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।